जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि इस लेक्चर नंबर 7 में मैं बफर के बारे में बातचीत करूंगा। तो आइए बफर के बारे में बातचीत शुरू करते हैं, है ना। लेक्चर 7 बफर। तो इस चैप्टर में मैं बफर के बारे में बातचीत करूंगा। बफर क्या होता है? बफर का मतलब क्या होता है? बफर कोई भी ऐसी चीज जो पीएच में चेंज को रेजिस्ट करे, ठीक है ना, उसे आप बफर कहते हैं, है ना। एनी सॉल्यूशन which resists the change in pH is buffer। उसको आप बफर कहते हैं। जो पीएच में बदलाव को ना रेजिस्टेंस दे, रेजिस्ट करे, उसे आप बफर कहते हैं। अब ये आ सकता है कि सर कैसे बफर बनेगा, क्या खास बात होनी चाहिए बफर की? देखिए, बफर की क्या खास बात होनी चाहिए। एक बफर जो है, मान लीजिए यहां पे एक बफर आपने लिया हुआ है, तो होगा क्या, इसमें आप H+ अगर डालेंगे, ठीक है, तो H+ को क्या कर जाएगा? H+ को कंज्यूम कर जाएगा। H+ विल बी कंज्यूम्ड। कब जाना चाहिए? और अगर आप इसमें OH डालेंगे तो OH भी कंज्यूम होना चाहिए, क्योंकि H+ और OH ही हैं जो पीएच को बदल सकते हैं, ठीक है। तो अगर H+ डालिए चाहे OH डालिए, दोनों कंज्यूम हो जाए, दोनों खप जाए, तो ये बफर के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। यानी, है ना, ये चीज तो है ही है, साथ में क्या, OH- should be consumed, तो both of them should be consumed। तो ऐसा सॉल्यूशन जो H+ डालने को पे भी खप जाए H+ उसमें, और OH डालने पे भी उसमें OH खप जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बफर कहते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक आइडिया तो मिल ही जा रहा है कि बफर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो मेरे साथ लिख सकते हैं, ठीक है, नोट्स बना सकते हैं। रिक्वायरमेंट फॉर अ बफर, ठीक है। बफर की क्या रिक्वायरमेंट होगी, आइए देखते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है? अगर H+ खप जा रहा है, ठीक है, अगर H+ खप जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि इसके अंदर कुछ OH- होना चाहिए, या कोई बेसिक पार्ट होना चाहिए, ताकि जो बेसिक पार्ट है वो एसिडिक पार्ट से क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि रिक्वायरमेंट ऑफ बफर में पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी, है ना, देयर शुड बी a basic part in buffer to consume H+ आयन, ठीक है, एक बेसिक पार्ट होना चाहिए। ऐसे ही मैं यहां देख रहा हूं कि अगर ये बफर है, ठीक है, अगर ये बफर सॉल्यूशन है, तो इसमें OH डालने पर भी वो खप जा रहा है। OH खप जा रहा है, OH का खप जाना इस बात का सबूत है कि इसमें कोई एसिडिक पार्ट भी होना चाहिए। यानी सेकंड चीज क्या, इट शुड कंटेन a acidic part also to consume OH- आयन, ठीक है, OH- आयन कंज्यूम हो जाए, ये भी है ना, इसके लिए इसमें एक एसिडिक पार्ट भी होना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी एसिडिक पार्ट और कोई भी बेसिक पार्ट अगर एक साथ मौजूद होगा, ठीक है, अगर एक साथ मौजूद होगा, वो आपस में रिएक्ट कर जाएगा। देखिए, एक बेसिक पार्ट हो और एक एसिडिक पार्ट हो, तो बहुत चांसेस है कि वो दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा, कोई ऐसा एसिडिक और बेसिक पार्ट लेना होगा जो आपस में रिएक्ट भी ना करे। तो थर्ड रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी यहां, द एसिडिक पार्ट एंड बेसिक पार्ट should not react with each other, ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट भी ना करें, ये जरूरी है। तो ऐसे कितने एसिडिक और बेसिक चीजें हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं कर सकती? एटलीस्ट मुझे 2 तो पता है, ठीक है, क्या, जो इन कंडीशन फुलफिल करने वाले
इन कंडीशंस को फुलफिल करने वाले मुझे दो लोग पता है, ठीक है ना। पहला, एक वीक एसिड ले लीजिए और उसका कॉन्जुगेट बेस ले लीजिए। आपको पता होगा एसिड अपने कॉन्जुगेट बेस से रिएक्ट नहीं करता, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि एसिडिक पार्ट जो हो और जो बेसिक पार्ट हो वो एक दूसरे से है ना रिएक्ट ना करे, है ना। ये भी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि है ना, तो यहां पे फुलफिल हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं कि जो बफर की रिक्वायरमेंट है वो ये लोग पूरा कर रहे हैं। अच्छा, ये अकेले तो आएगा नहीं, ये हमेशा सॉल्ट के रूप में मौजूद रहेगा। तो काउंटर आयन ऐसा होना चाहिए जो है ना पीएच को ऑल्टर ना करे, यानी हाइड्रोलिसिस ना करे, यानी वो जो इसका काउंटर आयन है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने एन लगा दिया, ये स्ट्रॉन्ग बेस से आता है, ठीक है। तो एक तो ये हो सकता है, और दूसरा एसिड और बेसिक पार्ट जो हो सकता है जो ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करे, है ना, वो हो सकता है कि आप एक वीक बेस ले लें NH4OH, ठीक है, और उसका एक सॉल्ट ले लें NH4Cl ले लें, ठीक है ना। तो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस, है ना, वीक एसिड प्लस उसका कॉन्जुगेट बेस, या वीक बेस और उसका क्या कॉन्जुगेट एसिड, ये बफर हो जाते हैं। दिस इज बफर, ठीक है, ये बफर है, ये भी बफर है। तो मेरे को आज समझ में आया कि बफर दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। इन बफर्स को हम लोग एसिडिक बफर कहते हैं, जिसमें है ना एसिडिक बफर कहा जाता है जिसमें वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस लिया जाए। और ऐसे बफर जो वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट से बनते हैं, ठीक है। यहां भी ध्यान रखिए कि जो इसका कॉन्जुगेट है वो NH4+ है, ठीक है, और ये Cl- कुछ नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से आया है। स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट वीक होते हैं और किसी भी है ना हाइड्रोलिसिस वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो बफर है वो वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट से बना है, इसलिए इसको बेसिक बफर कहा जाएगा, ठीक है, बेसिक बफर कहा जाएगा। अच्छा, नाम इनके बड़े ही भ्रामक है, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि ना एसिडिक बफर डज नॉट मीन दैट द बफर विल बी एसिडिक इन नेचर, इट जस्ट मीन्स कि ये वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस से बना है। ऐसे ही बेसिक बफर जो है इसका मतलब ये नहीं कि वो बफर बेसिक होगा, वो इसका सिर्फ एक मतलब है कि वो बफर जो है उसमें वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट है। तो आइए इनको एलॉबरेट करते हैं, ठीक है, इनको एलॉबरेट करते हैं। मुझे एक चीज समझ में आ गई किसे कहते हैं, ठीक है, इनको एलॉबरेट करते हैं। तो मैं क्या लिख सकता हूं आगे फर्दर कि अगर आज मुझे पता चला अभी एनालाइजेशन करके कि बफर दो तरह के हो जाएंगे, ठीक है, दो तरीके के बफर हुआ करेंगे, है ना। मैं लिख सकता हूं बफर दो तरह के हो जाएंगे, एक एसिडिक बफर, ठीक है, और दूसरा है ना बेसिक बफर, ठीक है, ये हो जाएगा बेसिक बफर, ठीक है, बेसिक बफर हो जाए। अब बेसिक बफर और एसिडिक बफर हो गए। एसिडिक बफर क्या होता है, तो वीक एसिड होगा और उसका कॉन्जुगेट बेस होगा CH3COO- होगा, ठीक है, और बेसिक बफर होगा जिसमें वीक बेस होगा, है ना, NH4OH, और साथ में उसका कॉन्जुगेट होगा, ठीक है। अच्छा, तो एसिडिक बफर जो है उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एसिडिक बफर can have pH between 0 to 14। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एसिडिक बफर का ये मतलब नहीं कि वो बफर एसिडिक हो, ठीक है, वो बेसिक भी हो सकता है। ऐसे ही बेसिक बफर का ये मतलब नहीं कि वो बेसिक हो, है ना। द pH ऑफ बेसिक बफर, है ना, बेसिक बफर कैन बी बिटवीन है ना 0 and 14। यानी बेसिक बफर जो है वो एसिडिक भी हो सकते हैं। बेसिक का मतलब सिर्फ इतना कि वो वीक बेस और उसका कॉन्जुगेट बना है, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या, अगर आप एसिडिक बफर में H+ डालेंगे, H+ अगर ऐड किया जाता है तो उससे कौन रिएक्ट करेगा, है ना। इफ H+ इज एडेड, कौन रिएक्ट करेगा, इस H+ को ये कॉन्जुगेट रिएक्ट कर जाएगा। यानी यहां रिएक्शन क्या होगा, CH3CO- इस H+ को रिएक्ट करके CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात क्या है, ठीक है ना, CH3COH में कन्वर्ट हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात क्या है कि H+ गायब हो जाएगा और ये फर्दर टूटेगा नहीं क्योंकि वीक एसिड है, ठीक है।
तो मैंने एक चीज देखा कि एसिडिक बफर में अगर H प्लस डालोगे तो वो कंज्यूम हो जाएगा। एसिडिक बफर में अगर तुम OH डालोगे तो क्या होगा, एसिडिक बफर में अगर हम OH डालते हैं तो क्या होगा, ये OH जो है वो बेस जो है वो इस एसिड से रिएक्ट कर जाएगा, यानी CH3COH विल रिएक्ट विथ OH माइनस टू गिव, ये वाटर बना देगा और एसिटेट आयन बन जाएगा COO माइनस प्लस H2O। यहां भी आप देख रहे हैं कि यहां पर OH जो है कंज्यूम हो गया, यहां पे H कंज्यूम है, तो H प्लस डालोगे तो ये कंज्यूम कर लेगा, OH डालोगे तो ये कंज्यूम कर लेगा। इस तरीके से एक बफर एक्शन लेता है, काम करता है। ठीक है, अब अगर आप बेसिक बफर की बात करिए तो बेसिक बफर कैसे एक्शन लेता है इसको भी समझा जाए। अगर आप इसमें H प्लस डालेंगे तो H प्लस डालेंगे तो ये बेस इससे रिएक्ट कर जाएगा, यानी बेस H प्लस तो एसिड होता है ना, H प्लस के साथ रिएक्ट करके किसमें चेंज कर जाएगा, H प्लस और क्या H2O में चेंज कर जाएगा। ठीक है, इसमें चेंज कर जाएगा, तो ये आपका H प्लस कंज्यूम हो गया। ठीक है, ये H प्लस कंज्यूम हो गया। ऐसे ही क्या, ऐसे ही अगर आप OH माइनस ले लीजिए, ठीक है, OH माइनस ले लीजिए, OH माइनस को जैसे ही आप इस बेसिक बफर में डालेंगे, ये बेस है, ये इस कॉन्जुगेट एसिड से रिएक्ट कर जाएगा और NH4 प्लस और OH माइनस मिलकर, है ना, NH4OH बना देंगे। ठीक है, NH4OH बना देंगे और ये फर्दर डिसोसिएट नहीं होगा क्योंकि वीक बेस है। तो इस तरह से आप जैसे ही बेसिक बफर में OH डालेंगे, OH भी क्या हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है ना, OH भी कंज्यूम हो जाएगा। तो मैंने दिखा दिया कि कैसे एसिडिक बफर और बेसिक बफर, है ना, दोनों H प्लस और OH माइनस दोनों को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, H प्लस और दोनों को, H प्लस और OH माइनस दोनों को कंज्यूम कर लेते हैं। अब फिर मैंने हमेशा कहा कि इस चैप्टर में हमारा मेन मोटिव जो है वो पीएच निकालना है। ठीक है, पीएच निकालना हमारा मेन मोटिव है इस चैप्टर में, तो हमें बफर का भी पीएच निकालने आना चाहिए। तो बफर के पीएच निकालने में दो केसेस बनते हैं, इसको समझा जाए, है ना। कौन से दो केसेस बनते हैं? पहला केस, आपसे बफर का पीएच पूछा जाएगा तब जब एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर बनाया गया हो, और सेकंड पूछा जा सकता है तब जब उसमें कोई H प्लस या OH माइनस ऐड कर दिया गया हो, है ना, तब जब बफर ने एक्शन ले लिया हो। देखिए, बफर एक्शन का मतलब होता है कि बफर ने जैसे ही H प्लस डालेंगे NH4OH उसको कंज्यूम कर जाएगा, बफर ने एक्शन ले लिया, या जैसे ही OH डालेंगे OH को कंज्यूम कर लिया गया तो बफर ने एक्शन ले लिया। तो अगर देखिए मैं बता रहा हूं, पीएच कैलकुलेशन ऑफ बफर है, ये दो केसेस हो जाएंगे। ठीक है, पहला, एक आपने बफर बनाया, एक बफर बनाया, ये बफर है, ठीक है, दिस इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर। अभी आपने जस्ट फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर है, ठीक है, आपने जस्ट एक बफर बनाया है, इसका पीएच आपसे पूछा जा सकता है कितना होगा। ठीक है, तो मैं इसको कह रहा हूं केस फर्स्ट। ठीक है, मैं केस फर्स्ट कह रहा हूं, ये मैं डील करूंगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर कैसे बनता है? कई तरीके हैं, उनमें से एक है कि आप डायरेक्टली इन दोनों को मिला दीजिए, कि आपने एक एसिड लिया और सॉल्ट लिया और दोनों को आपने इसमें मिला दिया, आपने एक बफर बना दिया। अब पीएच बताइए इसका कितना होगा। लेकिन अगर इस बफर में H प्लस ऐड कर दीजिए या OH माइनस ऐड कर दीजिए, तब H प्लस और OH माइनस इसमें कंज्यूम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं ना, एक आइडियल बफर का पीएच नहीं बदलता है H प्लस OH डालने में। ठीक है, जो रियल बफर है उसमें H प्लस OH डालेंगे तो बफर का पीएच थोड़ा बहुत तो चेंज होगा ही, पर बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, है ना। तो थोड़ा बहुत तो ये कंज्यूम कर जाएगा, पर थोड़ा सा पीएच में चेंज जरूर आएगा। तो अगर ये एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर है, H प्लस या OH डाल दे, पर इसमें H प्लस डाल दीजिए चाहे OH डाल दीजिए, तब जो बफर इनको कंज्यूम करता है इसको कहते हैं बफर एक्शन। ठीक है ना, बफर ने एक्शन किया, है ना, एक्शन लिया इसके ऊपर, H प्लस को कंज्यूम कर लिया, OH को कंज्यूम कर लिया। ठीक है, अब जो नया बफर बना, दिस इज, ये जो बफर है, ये बफर आफ्टर बफर एक्शन है। ये बफर जो है बिफोर बफर एक्शन था, यानी फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर था, और ये जो है बफर आफ्टर बफर एक्शन है। ठीक है, बफर एक्शन। तो इसका भी पीएच सर पूछा जाता है निकालने के लिए कि बफर एक्शन के बाद पीएच कितना होगा, तो मैं इसको केस सेकंड कह रहा हूं। ठीक है, तो आइए एक एक करके दोनों केस उठाते हैं, पहले केस वन और फिर केस सेकंड। केस फर्स्ट। अब पहला केस क्या है कि हम यहां पर फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर का पीएच निकालना सीखेंगे, है ना, हाउ टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर। ठीक है, तो पीएच ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर, ये चीज आ जाएगी। फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर का पीएच कैसे निकलेगा?
ठीक है, एक काम करते हैं, अब इसमें भी दो बातें हो जाएंगी, है ना, एक एसिडिक बफर और एक बेसिक बफर। ठीक है, तो मैं इसको कह रहा हूं केस फर्स्ट ए, एसिडिक बफर। ठीक है, एसिडिक बफर का मैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड एसिडिक बफर का पीएच निकालना सिखाऊंगा आपको यहां पे, और फिर केस 1B हो जाएगा जहां मैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेसिक बफर का पीएच निकालना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए मान लीजिए एक एसिडिक बफर है आपके पास जो ऐसा है, CH3COOH और CH3COONA होगा। ठीक है ना, Na हो जाएगा ऐसे। तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन C1 है और इसका C2 है। ठीक है, तो होगा क्या, आप जानते हैं, आपने एसिड और बेसिस के बहुत सारे केसेस पहले पिछले 5-6 लेक्चर्स में पढ़े हैं, तो आप जानते हैं ये सॉल्ट है, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट जाएगा। ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका बल्कि Ka भी दिया होगा, इसका Ka का भी हमें ज्ञान होगा, Ka पता होगा। ठीक है, अच्छा, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है, और ये है ना आधा डिसोसिएट, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये अधूरा टूटता है। ठीक है, आधा डिसोसिएट होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने हमेशा आपको बताया था पहले कि अगर आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक स्ट्रांग है, तो पहले स्ट्रांग को तोड़ दीजिए, क्योंकि स्ट्रांग के बारे में आप सारी चीजें कंफर्म हो सकते हैं कि इस चीज के लिए कि क्या क्या बनेगा, क्योंकि पूरा टूट जाएगा तो आपको पता होगा एसिटेट और सोडियम कितना बनेगा, जबकि इसमें आप क्लैरिटी नहीं है कि कितना बनेगा, इसलिए इसको लास्ट में रखते हैं। ठीक है, तो आइए हमारा मेन मकसद है इन दोनों के मिलने पर पीएच कितना होगा ये निकालना। पहले स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट करते हैं, क्या लिख सकते हैं, CH3COONA changes into CH3COO minus plus Na plus। ठीक है ना, Na plus, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2 0 0, ये C2 रखा मैंने, इसका कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसलिए मैंने एरो इस्तेमाल किया, पूरा टूट जाएगा। ठीक है, और 0, और ये बहुत समय बाद हो जाएगा 0 C2 C2। ठीक है ना, C2 ऐसे टूट जाएगा। अब ये पूरा डिसोसिएट कर गया। ठीक है, ये पूरा डिसोसिएट कर गया। अब मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, अब मैं इसको लिखूंगा ना, मैं इसको डिसोसिएट करूंगा, CH3COOH डिसोसिएट्स इनटू, है ना, एसिटेट आयन, है ना, एंड प्लस H प्लस आयन। ठीक है, प्लस H प्लस आयन, ऐसे टूटता है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, इसके डिसोसिएट कर जाने के बाद, ये चीजें डिसोसिएट कर गई, आप इसके भी सारे जो क्वांटिटीज हैं वो लिखते हैं। क्या लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं ये कितना है, C1 है। ठीक है, और ये कॉमन आयन, इसके वजह से, है ना, एक कॉमन आयन है, ये पहले से ही मौजूद था तो यहां भी मौजूद रहेगा। कितना था ये एसिटेट, कितना था शुरू में, ये एसिटेट शुरू में C2 था। ठीक है, C2 था जो टूटने पे सॉल्ट के आया है, तो यहां भी शुरू में ये C2 ही रहेगा, ये 0 है। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब मेरा लॉजिक क्या है यहाँ पे, एक तो ये वीक एसिड है, ऐसे ही कम टूटता है, ऊपर से एक कॉमन आयन मौजूद है जो पहले से टूटने के पहले से ही मौजूद है, जिसकी वजह से इसका डिसोसिएशन और सप्रेस हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि मैं लिखूंगा तो इसको जरूर C1 माइनस X, C2 प्लस X और X लिखूंगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये जो है वो C1 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि है ना X जो है नेग्लिजिबल है, ऐसे ही कम टूटता था, कॉमन आयन की वजह से इसका डिसोसिएशन और सप्रेस हो जाएगा, X की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। ऐसे ही अप्रोक्सीमेटली ये C2 हो जाएगा। ठीक है, और ये X हो जाएगा, ये तो X रहेगा, क्योंकि आप अगर छोटी चीज को बड़ी के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बड़ी के रेस्पेक्ट में छोटी चीज को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, पर अगर कोई चीज अकेले है तो आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसमें हम लोग एक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। आपको पता है इस इक्विलिब्रियम के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट कहते हैं, तो मैं लिख सकता हूं A इज इक्वल्स टू CH3COO माइनस इंटू H प्लस बाय, ठीक है ना, CH3COOH ऐसे लिखा मैंने। ठीक है ना, ऐसे मैंने Ka लिखा, डिसोसिएशन कांस्टेंट कर दो CH3COO माइनस इंटू H प्लस इंटू CH3COH। Ka को क्या लिख सकते हैं, Ka इज इक्वल्स टू, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C2, जो कि ऑफ कोर्स जो है पूरा इस सॉल्ट से आया हुआ है। ठीक है, इससे डिसोसिएट होने वाला जो C2 था, एसिटेट आयन था, वो लगभग नगण्य था, उसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, इंटू H प्लस बाय, है ना, दिस एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C1 उतना ही जितना हमने शुरू में,
है ना लिया था, ठीक है, तो यहाँ आपका C1 यानी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू Ka इंटू C1 बाई C2, ठीक है, Ka इंटू C1 बाई C2। मैं pH लिख सकता हूं, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है ना, मैं इसे लिख सकता हूं pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग, है ना, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मैं यहां से लिख सकता हूं Ka C1 बाई C2, Ka C1 बाई C2 ऐसे लिखा मैंने, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka माइनस लॉग C1 बाई C2, ठीक है, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka को हम Pk लिख सकते हैं, और ये इसको लिख सकते हैं प्लस -1 इंटू लॉग C1 बाई C2, और लॉग के सामने कोई भी चीज होती है तो वो पावर में चली जाती है, यानी pH को मैं क्या लिख सकता हूं, Pka प्लस लॉग, है ना, C1 बाई C2 का पावर -1, यानी pH को मैं क्या लिख सकता हूं, Pka प्लस लॉग C2 बाई C1 लिख सकता हूं, ठीक है, ये चीज लिखी मैंने, ठीक है। अच्छा यहां पे इसको मैंने पलट लिया, किसी चीज का पावर -1 का मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। C2 यहां पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, ध्यान दीजिएगा, C2 यहां पे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है और C1 यहां पे एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है। तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, pH इज इक्वल्स टू Pka प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड का, ठीक है, pH इज इक्वल्स टू Pka प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे हो गया, pH आ जाएगा, ठीक है। इस फेमस इक्वेशन को ना हेंडरसन इक्वेशन कहा जाता है, इट इज कॉल्ड हेंडरसन इक्वेशन, ठीक है, इसको आप हेंडरसन इक्वेशन कहते हैं ना। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी ये एक केस हुआ जहां पे हमने एक बफर का, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर का pH निकाला है, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर का pH निकाला है, वो भी कौन सा बफर है, एसिडिक बफर है, ठीक है। अगर बेसिक बफर होगा तो क्या करेंगे, बेसिक बफर के केस में कुछ नया नहीं करना, प्रोसेस पूरा यही है ना, बस यहां पर एसिडिक बफर के जगह, है ना, यहां वीक एसिड के जगह वीक बेस आ जाएगा और उसका सॉल्ट आ जाएगा, ठीक है, उसको भी हम लोग डील करते हैं। केस फर्स्ट बी, व्हाट, हाउ डू यू कैलकुलेट द pH ऑफ अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेसिक बफर, ठीक है, एक बेसिक बफर का आप pH कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं सिखाऊंगा। बफर ऐसा है NH4OH स्लैश NH4, है ना, Cl है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन C2 है, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है, ठीक है, इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka है, Kb हो जाएगा, इसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb हो जाएगा, आई एम सॉरी, ठीक है। अब इसका आप pH कैसे निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे, फिर से ये जो सारी चीजें मैंने एसिड के लिए की थी वो सारी चीजें मुझे बेस के लिए करनी पड़ेंगी यहाँ पे, है ना। मैं क्या लिख सकता हूं, फिर वही बात, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसको पहले लिखना चाहिए, तो NH4Cl को मैं पहले लिख रहा हूं, NH4Cl चेंजेस इनटू NH4 प्लस Cl माइनस, ठीक है, C2 0 0 0 C2 C2 ऐसे लिखा मैंने, है ना, NH4Cl का कॉन्सेंट्रेशन C2 है, ठीक है ना। ऐसे ही फिर मैं यहां क्या लिख सकता हूं, यहां पे लिख सकता हूं NH4OH इज इन इक्विलिब्रियम विथ, है ना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये अधूरा टूटेगा, NH4O प्लस और OH माइनस में टूट जाएगा, ठीक है। अच्छा, शुरू में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, C1 है, और NH4 प्लस का कितना है, तो कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से, है ना, ये यहां से यहां चला आएगा, यानी यहां जो C2 बना है वो इस रिएक्शन के लिए भी अवेलेबल रहेगा, ये 0 हो जाएगा। मैं से C1 माइनस एक्स, C2 प्लस एक्स और x लिख रहा हूं, ठीक है। फिर यहां पे भी वही सारी बातें आ जाएंगी कि एक तो ये वीक बेस है, ऐसे ही कम टूटता था, ऊपर से एक आयन है जो किसी और के साथ कॉमन है, जिससे कॉमन आयन शुरू में ही प्रेजेंट होने की वजह से इसका डिसोसिएशन और सप्रेस हो जाएगा, सप्रेस होने की वजह से इस x की वैल्यू बहुत कम आएगी, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली, है ना, C1 लिख सकता हूं, मैं इसको अप्रोक्सीमेटली C2 लिख सकता हूं, और मैं इसको x लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये C1 C2 और x आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको कनेक्ट करता हूं, है ना, इनको आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, यहां जैसे मैंने पहले Ka के टर्म्स में किया था, यहां पे मुझे Kb के टर्म्स में इनको कनेक्ट करना होगा। तो मैं Kb के टर्म्स को क्या लिखूंगा, इस NH4OH को मैं लिखूंगा
Kb is equals to NH4 plus into OH minus by, है ना, NH4OH, ठीक है ना, NH4OH ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, NH4 प्लस इंटू OH माइनस बाय NH4OH। Kb को मैं लिख सकता हूं, NH4 प्लस को मैं क्या लिख सकता हूं, C2, ठीक है, C2 इंटू OH माइनस आयन बाय, है ना, NH4OH को मैं क्या लिख सकता हूं, है ना, C1 लिख सकता हूं, C1 लिखा मैंने, ये आ जाएगा OH माइनस इज इक्वल्स टू KB इंटू C1 बाई C2 लिखा मैंने, ये OH आ गया। तो क्या मैं POH निकाल सकता हूं, बिल्कुल। POH कितना हो जाएगा, माइनस लॉग KB इंटू C1 बाई C2 लिखा मैंने, ठीक है। और मैं लिख सकता हूं इसको, वही ट्रीटमेंट करना है जो पहले हम लोगों ने एसिडिक बफर के लिए किया था, वही यहां पर, है ना, बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट में बेसिक बफर के लिए करने जा रहा हूं, है ना। इसको मैं लिख सकता हूं POH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग KB माइनस लॉग C1 बाई C2, है ना, माइनस लॉग KB इज PKB, POH इज इक्वल्स टू PKB, और ये माइनस अंदर चला जाएगा तो ये चीज पलट जाएगी, यानी ये लॉग हो जाएगा C2 बाई C1, लॉग C2 बाई C1 हो जाएगा, है ना। और POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग C2 बाई C1 लॉग C2 है। C2 है क्या, कॉन्सेंट्रेशन, C2 सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना, C2 सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना। और बाई C1 क्या है, बेस का कॉन्सेंट्रेशन है, C1 जो है यहाँ पे बेस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये बेस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो ये भी आपका हेंडरसन इक्वेशन आ गया। बस क्या फर्क है, एसिडिक बफर के लिए, एसिडिक बफर के लिए pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड होता है, और है ना बेसिक बफर के लिए POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाई बेस होता है। ये आपका हेंडरसन इक्वेशन ये भी कहा जाता है ना, ये वीक बेस के लिए। तो पहला केस तो हम लोगों ने कर लिया, क्या, pH ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर हमने निकालना सीख लिया। आइए सेकंड केस देखते हैं जिसमें हम pH निकालेंगे जब एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर एक्शन ले चुका होगा। केस सेकंड क्या है, pH ऑफ बफर आफ्टर बफर एक्शन, pH ऑफ बफर आफ्टर बफर एक्शन, ठीक है, बफर एक्शन के बाद pH कैसे निकलेगा किसी भी बफर का। तो ठीक है, इसको देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें दो बातें हो सकती है कि एक एसिडिक बफर है, उसमें H प्लस डालेंगे, डालने के बाद pH कितना होगा। फिर एसिडिक, सेकंड केस, एसिडिक बफर में OH डालेंगे तब pH कितना होगा। फिर तीसरा केस, बेसिक बफर में H प्लस डालेंगे तो कितना होगा pH। और फिर चौथा केस, बेसिक बफर में OH डालेंगे तो pH कितना होगा, ठीक है। तो ठीक है, आइए इसको देखते हैं। तो केस फर्स्ट, केस सेकंड ए, एसिडिक बफर है, ठीक है, हमारे पास एसिडिक बफर है, और उस एसिडिक बफर का हिसाब किताब कैसा है कि उसमें CH3 जो वीक एसिड है वो C1 है, और जो कॉन्जुगेट बेस यानी सॉल्ट है ना, वो C2 कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं, ठीक है, ये केस फर्स्ट हो गया। इसमें पहली बात फर्स्ट पॉइंट क्या, व्हेन X मोलर H प्लस आयन इज एडेड, X मोलर H प्लस आयन इज एडेड। अगर आप X मोलर H प्लस आयन ऐड किया जा रहा है इसमें, है ना, तो क्या होगा, तो होगा क्या, मान लीजिए, है ना, आपने X मोलर H प्लस आयन डाला, तो ये जो H प्लस आयन है वो इस एसिटेट आयन से रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो बफर एक्शन लेगा, क्या एक्शन लेगा, CH3 COO माइनस प्लस H प्लस चेंजेस इनटू CH3 COOH, ये आ जाएगा, ठीक है ना, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन है C2, ठीक है, एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन है C2, और H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है X, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड कितना है, C1 है। अब बफर पूरा एक्शन ले लेगा, ठीक है, बफर अगर एक्शन ले लेगा तो शुरुआत में ऐसे हालात हैं, बहुत समय बाद क्या हो जाएंगे, C2 माइनस X
ये 0 बच जाएगा और ये C1 प्लस एक्स बच गया। ठीक है, तो H तो यहां से गायब हो गया यानी सारा H कंज्यूम हो गया एंड दैट इज व्हाट अ बफर शुड डू। ठीक है, बफर को करना क्या चाहिए कि अगर आप उसमें कुछ भी डालेंगे H प्लस OH तो उसको कंज्यूम कर लेगा। अब इसका pH कैसे निकलेगा? बड़े आसानी से, आप हेंडरसन इक्वेशन जानते हैं, हेंडरसन इक्वेशन लगा दीजिए। लेकिन अभी इस फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर का pH कितना था? अभी हम लोगों ने हेंडरसन इक्वेशन निकाला, pH इज इक्वल टू pKa लॉग, है ना, सॉल्ट बाई एसिड था, यानी C1 C2 बाई C1 था, ये है ना इनिशियली इसका pH था। लेकिन अभी बफर के एक्शन लेने के बाद pH कितना हो जाएगा? अब इसके बाद मैं pH लिख सकता हूं, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सॉल्ट मतलब कॉन्जुगेट बेस, C2 माइनस एक्स बाय C1 प्लस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा, ये pH आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं बहुत मामूली सा ही सही, पर फर्क तो आया है। ठीक है, हल्का सा चेंज आएगा, C2 बाई C1 की जगह C2 माइनस एक्स बाई C1 प्लस एक्स आ जाएगा। आमतौर पे ये एक्स इतना कम होता है कि है ना लगभग ये C2 ही हो जाता है और लगभग ये C1 ही हो जाता है, इसलिए pH ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है, जो कि बफर की प्रॉपर्टी है कि बफर जो है H प्लस डालने पे भी उसका pH नहीं बदलता है। ठीक है, अच्छा, ये आपका फर्स्ट केस हो गया। तो केस नंबर सेकंड था, मैं pH निकाल रहा हूं बफर का जब उसने एक्शन ले लिया। उसमें फर्स्ट केस है एसिडिक बफर, उसमें फर्स्ट केस है जब मैंने H प्लस आयन डाला। अब इस केस सेकंड ए का सेकंड केस क्या है? एक और केस बन सकता है कि मैं इस एसिडिक बफर में OH डाल दूं, when XmOH माइनस इज एडेड। ठीक है, इज एडेड। अब when x मोलर OH माइनस इज एडेड, तो अगर आप OH माइनस ऐड कर देंगे, ठीक है, अगर आप OH माइनस ऐड करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो ये जो बेस है स्पेशली प्रिपेयर्ड बफर के एसिडिक पार्ट से रिएक्ट कर जाएगा, यानी यहां पे क्या रिएक्शन होगा? CH3COOH प्लस OH माइनस विल चेंज इनटू CH3COO माइनस, ये इसके H प्लस से रिएक्ट करता है, H प्लस और OH मिलकर है ना वाटर बना देंगे यहां पे। ठीक है ना, एसिटिक एसिड का इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C1 है ना, OH कितना लिया गया है? X मोलर लिया गया है, और एसिटेट आयन कितना है? C2 है। ठीक है, वाटर को लेते नहीं, फिर ये रिएक्ट कर जाएगा C1 माइनस एक्स 0 C2 प्लस एक्स डैश। ठीक है, अब बफर के एक्शन लेने के बाद आप pH कैसे निकाल लेंगे? तो जब OH ऐड किया जाएगा तब pH हो जाएगा pKa प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन ये आ जाएगा C1 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपके pH की वैल्यू आ जाएगी, ये pH की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये pH आ जाएगा आपका, है ना। देखिए थोड़ा सा फर्क है ना, यहाँ C2 माइनस एक्स बाई C1 प्लस एक्स था, यहाँ C2 प्लस एक्स है और C1 माइनस एक्स है। तो आप बफर के एक्शन लेने के बाद हेंडरसन इक्वेशन हमेशा लगा सकते हैं, काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां आइए, अब दूसरी चीज क्या कि मैं एसिडिक बफर के जगह अब बेसिक बफर लेना चाहता हूं, तो ये मैं केस सेकेंड बी कहूंगा इसको। ठीक है, इसको केस नंबर सेकेंड बी कहूंगा। एसिडिक बफर के जगह मैं बेसिक बफर लेता हूं। ठीक है, यहां पे मैंने बेसिक बफर लिया। बेसिक बफर की क्या खास बात? बेसिक बफर की खास बात यह होगी कि इस बेसिक बफर का मैं हिसाब किताब ऐसा है, NH4OH है C1 कॉन्सेंट्रेशन और NH4Cl है C2 कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ऐसे बफर का आप pH है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऐसे बफर का pH आप निकाल सकते हैं हेंडरसन इक्वेशन से। pH इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग है ना सॉल्ट बाय बेस, यानी C2 बाय क्या C1 हो जाएगा। ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड बफर का pH है। ठीक है ना, pH है। ठीक है, अब अगली चीज क्या, अगर मैं इसमें X मोलर H प्लस आयन ऐड करता हूं तो क्या होगा? तो अगर मैं X मोलर H प्लस आयन ऐड करूंगा तो मुझे मालूम है कि जो H प्लस आयन है यानी एसिडिक पार्ट एसिड है, वो इसके बेस से क्या कर जाएगा? रिएक्ट कर जाएगा, इसका बेस उससे रिएक्ट करेगा और उसको कंज्यूम कर जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि ये रिएक्शन होगा, NH4OH जो है तुरंत एक्शन लेगा, H प्लस से रिएक्ट करके NH4 प्लस बनाएगा और साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, ये NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C2 है, NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन C1 है। मैं लिख सकता हूं C1 H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है X है, X
और ये C2 है, ये डैश है, C1 माइनस एक्स 0, C2 प्लस एक्स डैश। ये शुरुआत के हालात है और ये बहुत समय बाद हालात है। अब चूंकि आपने जो H प्लस डाला है, बफर ने उस पर तुरंत एक्शन लेके उसको नलीफाई कर दिया। अब हमारा जो फाइनल पीओएच होगा, जो बफर के एक्शन के बाद होगा, वो हो जाएगा पीओएच इज इक्वल्स टू पीकेबी। बस फर्क क्या आएगा कि लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अब हमारा कितना हो जाएगा, C2 प्लस एक्स हो जाएगा, C2 प्लस एक्स बाय, है ना, एसिड का बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, C1 माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 माइनस एक्स। ये आपका पीओएच आ जाएगा। ठीक है, ये पीओएच आ गया बफर के एक्शन लेने के बाद। ऐसे ही सेकंड पार्ट कर सकते हैं कि क्या होगा व्हेन x मोलर OH इज एडेड टू अ बेसिक बफर। ठीक है, एक बेसिक बफर में अगर मैं x मोलर OH ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा। तो आपको मालूम है कि एक बेसिक बफर में अगर आप बेस ऐड कर रहे हैं तो बेस से तो रिएक्ट करेगा नहीं, उसके कॉन्जुगेट एसिड यानी NH4 प्लस से रिएक्ट करेगा। तो यहां पर जैसे ही आप OH डालेंगे, है ना, NH4 प्लस एक्शन ले लेगा, NH4 प्लस प्लस OH माइनस चेंजेस इनटू क्या हो जाएगा, NH4 OH हो जाएगा। ठीक है, NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा C2, OH का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा X। ठीक है, NH4 OH का कितना हो जाएगा C1। ठीक है, तो ये C2X C1 हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं C2 माइनस एक्स 0 C1 प्लस एक्स, ऐसे लिखा मैंने। ठीक है, C2 माइनस एक्स, ये एक्शन ले लेगा तो C2 में से x चला जाएगा। अब ये नलीफाई हो गया और C1 में x बढ़ जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, इसके एक मोल से ये एक मोल खपता है तो x से ये x खप जाएगा, इसलिए खप गया इसलिए मैंने माइनस कर दिया। इसके एक मोल से ये एक मोल बनता है तो x मोल लेने पर ये x मोल बनेगा। तो पहले से C1 था और x मोल नया बन गया, इसलिए अब कितना हो गया, C1 प्लस x हो गया। अब इस बफर ने एक्शन ले लिया है, एक्शन लेने के बाद इसका पीओएच कितना हो जाएगा, पीओएच विल बी इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, है ना, सॉल्ट बाय बेस। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है C2 माइनस एक्स और बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है C1 प्लस एक्स। ठीक है, तो आपने देखा यहां पे, है ना, पीओएच निकल गया। दोनों में फिर बारीक सा फर्क है, यहां C2 प्लस एक्स बाई C1 माइनस एक्स है और यहां C2 माइनस एक्स बाई C1 प्लस एक्स है। ठीक है, ये चीज लिख दिया ऐसे मैंने, है ना, ऐसे ऐसे आ गया। तो आपने देखा यहां पे कि मैंने, है ना, अब तक आपको क्या क्या बताया। मैंने आपको बताया इस लेक्चर में कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर अ बफर। मैंने आपको ये भी बताया कि बफर एसिडिक और बेसिक होते हैं। मैंने आपको बफर का पीएच निकालना सिखाया, तब जब एक बफर फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो और तब भी जब एक बफर जो है एक्शन ले लेता है। ठीक है, तो इतनी चीजें पढ़ने के बाद बस अब एक चीज और रह जाती है कि एग्जाम में आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि आपको बफर, यहां पे बफर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं आपको वो सारे तरीके बता देता हूं जिससे एग्जाम में बफर क्रिएट किया जाएगा किसी क्वेश्चन में। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है मेरा यही है, हाउ टू क्रिएट अ बफर। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ बफर, बफर कैसे कैसे बनते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर अ बफर। हाउ टू प्रिपेयर अ बफर। इसमें भी दो बातें होती है, मुझे सारी बातें दो बार करनी पड़ रही है। एक बार एसिडिक बफर के लिए करनी पड़ रही है और एक बार, है ना, बेसिक बफर के लिए करनी पड़ रही है। ठीक है, तो एसिडिक बफर के लिए मैं पहली बार केस फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट एसिडिक बफर। ठीक है ना, एसिडिक बफर के बारे में बातचीत कर रहा हूं मैं। एसिडिक बफर में मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपके पास एक एसिडिक बफर है CH3COH और साथ में CH3। एसिडिक बफर कैसे क्रिएट करना है, चलिए। तो पहला केस क्या है, हाउ टू प्रिपेयर अ बफर स्पेशली एसिडिक। तो फर्स्ट केस इज, पहला केस क्या हो जाएगा, जस्ट आप दोनों कंपोनेंट्स को मिला दीजिए। ठीक है, यानी आप जस्ट एसिटिक एसिड लीजिए कुछ C1 और साथ में आप बेस ले लीजिए, उसका कॉन्जुगेट बेस यानी सॉल्ट C2। बफर बनाने का एक तरीका तो यह कि आप दोनों को बीकर में डालिए और सॉल्यूशन बना दिया आपने, बफर बन गया, एक तरीका। पर एग्जाम में इतना इजीली बफर बना के आपको नहीं दिया जाएगा कि ये सब बफर बन गया, ये एसिड डाला गया, ये इसका कॉन्जुगेट बेस वाला सॉल्ट डाल दिया गया, घोल दिया गया, ये बफर बन गया। नहीं, एग्जाम में क्या करेंगे, दे विल टॉक लाइक दिस कि एसिटिक एसिड इज ट्रीटेड विथ NaOH,
इट फॉर्म्स सोडियम एसिटेट एंड वाटर। इसका कॉन्सेंट्रेशन ए है, इसका कॉन्सेंट्रेशन बी है, 0 0। आमतौर पर यहां पे ऐसे केसेस में ए से बी कम होगा, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट तो बी मोल इसके ए से गायब हो जाएगा, ये 0 बनेगा। इसके 1 से 1 बनता है तो बी से बी बनेगा, बी बनेगा। ठीक है, वाटर को लेने की जरूरत नहीं है, वाटर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये अपने ऑटोमेटिकली एक बफर बन गया, क्योंकि एंड ऑफ द डे है ना, यहां पर सिर्फ एसिटिक एसिड बचा है, सिर्फ एसिटिक एसिड बचा है और सोडियम एसिटेट बचा है। ठीक है, अगर कहीं पे सिर्फ एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट रह जाए तो आप उसको बफर कहेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये दोनों बराबर हो जाते, अगर ये दोनों बराबर हो जाते तो फिर ये भी गायब हो जाता, ये भी गायब हो जाता और सिर्फ सॉल्ट बनता। अगर ए और बी बराबर होते, यानी ए होता, ए 0 डैश 0 0 ए डैश, तब वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो जाता। और अगर ये NaOH ज्यादा हो जाएगा, अगर ठीक है NaOH ज्यादा हो जाता है अगर, तो वो बेसिक बफर हो जाएगा, बेस स्ट्रॉन्ग बेस का केस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा, पर बफर बनाते समय हमेशा वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से कम होगा, तो ये खत जाएगा और आपको सिर्फ एसिड और क्या मिलेगा, उसका कॉन्जुगेट बेस वाला सॉल्ट मिलेगा। जब भी ये दोनों प्रेजेंट है बफर कहलाएगा। तीसरा तरीका कैसे बफर बन सकता है, तीसरा तरीका जिससे बफर बन सकता है वो क्या है कि कहेंगे कि सोडियम एसिटेट को किसी एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, थर्ड केस क्या हो जाएगा कि बफर ऐसे बन जाएगा, सोडियम एसिटेट इज ट्रीटेड विथ सम स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, CH3COOH प्लस NaCl, ऐसे लिखा। CH3COONA कितना है, मान लीजिए A होगा, ये B होगा, फिर मैं यही कह रहा हूं A इज ग्रेटर देन B, 0 0। क्योंकि B कम है तो ये खत्म हो जाएगा, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है, इसका B मोल इसके B मोल से रिएक्ट कर जाएगा, तो A में से B मोल चला गया, ये 0 बनेगा। इसका 1 मोल इसके 1 मोल बनाता है, तो इसके B मोल से इसका B मोल बनेगा और ये भी B बनेगा। अब आप देख सकते हैं NaCl तो किसी काम का नहीं है, क्योंकि NaCl में दोनों कंपोनेंट, ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH से आया और ये स्ट्रॉन्ग एसिड HCl से आया। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस के कॉन्जुगेट बहुत ही वीक होते हैं तो ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली इस रिएक्शन में कौन लोग दिखेंगे इस टेस्ट ट्यूब में, है ना, दिखेगा एक वीक एसिड, है ना, एक वीक एसिड दिखेगा और उसका कॉन्जुगेट बेस दिखेगा। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस वाला सॉल्ट दिखेगा, और जब भी ये दोनों लोग दिखते हैं तो वो केस जो है बफर का केस हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप बफर बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि NaCl में Na और Cl कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे, ये सिस्टम में किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, सिस्टम में सिर्फ तैरते रहेंगे, इनका पीएच को कंट्रोल करने में कोई रोल नहीं होता, तो इफेक्टिवली बस ये दोनों लोग बच जाएंगे। तो ये 3 तरीकों से आप एसिडिक बफर क्रिएट करते हैं। ठीक है, केस सेकेंड, हाउ डू यू क्रिएट अ बेसिक बफर। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं केस सेकेंड, है ना, अगर आपको बेसिक बफर बनाना हो, बेसिक बफर, तो आप कैसे बनाएंगे बेसिक बफर। ठीक है, पहला केस तो वही हो जाएगा कि मैं दोनों बफर्स, दोनों चीजों को, कंपोनेंट्स को मिक्स कर दूं। ठीक है, यानी मैं क्या करूं, एक वीक बेस लूं और एक उसका कॉन्जुगेट क्या सॉल्ट ले लूं, इसका कॉन्सेंट्रेशन C1, इसका C2, और मैं कहूंगा कि ये जो अपने आप मिलाने पर जो बना है वो एक बेसिक बफर है। ये बात उतनी ही ट्रू है। ठीक है, एक तरीका और क्या हो सकता है बेसिक बफर बनाने का, एक तरीका हो सकता है सेकेंड वे तरीका क्या हो सकता है कि NH4OH जो है ना, उसको आप HCl से रिएक्ट करा दीजिए, क्या बन जाएगा, NH4Cl प्लस H2O बन जाएगा। ठीक है ना, H2O बन जाएगा। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, फिर वही बात आएगी, ये A लेंगे, ये B लेंगे, और मैं कह रहा हूं ये A जो है वो B से ज्यादा है। ठीक है, तो फिर एंड रिजल्ट क्या होगा, 0 डैश, ये B A से रिएक्ट कर जाए, A माइनस B 0 B डैश। अब आप देख सकते हैं कि वीक बेस भी है और उसका सॉल्ट भी है, और जब भी ये दोनों मौजूद रहते हैं ऑटोमेटिकली ये सिस्टम बफर के रूप में काम करेगा। वाटर एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट है, ये कुछ करेगा नहीं, ये पीएच को अफेक्ट करने वाला नहीं है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है बफर बनाने का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये और ये दोनों नहीं रहेंगे, तो वो केस बिल्कुल सॉल्ट का हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये खाली सॉल्ट का केस हो जाएगा तब तो फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से इसका पीएच निकल जाएगा। ऐसे ही अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ना ये रहेगा ना ये रहेगा, सिर्फ वीक एसिड रहेगा। वीक एसिड का पीएच निकालना भी हम पहले सीख चुके हैं, जो कोई बहुत नई चीज नहीं है। अच्छा, बेसिक बफर बनाने का तीसरा तरीका क्या हो सकता है, बेसिक बफर बनाने का तीसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं,
है ना, NH4 ऐसे ऐसे कर सकते हैं, मैं यहां से लिख रहा हूं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, बेसिक बफर बनाने का तीसरा तरीका है कि मैं NH4Cl को, है ना, NaOH से ट्रीट कर दूं। ठीक है, क्या बनेगा, NH4OH प्लस, हर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जाता है, ये बात भी मैंने पहले पढ़ाई है आपको। ठीक है, हर रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जाता है, तो ये रिएक्शन बिल्कुल होगा और साथ में NaCl बनेगा। NaCl में मैंने अभी बताया कि अगेन फिर बोल रहा हूं कि Na और Cl दोनों स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से आए हुए कंपोनेंट्स हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अगर ये ऐसा हो जाता है A B, जहां पे A इज ग्रेटर देन B, 0 0 A B 0 B B, ठीक है, ऐसे लिखता हूं मैं अगर, तो आप देखिए यहां पर अल्टीमेटली क्या बचा, सॉल्ट बचा और, है ना, वीक बेस बचा। जो वीक बेस है उसी का कॉन्जुगेट एसिड यहां पे मौजूद है, सिर्फ यही दोनों है। NaCl रहकर भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये लोग, है ना, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के, है ना, कॉन्जुगेट है, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट, है ना, नहीं करेंगे। तो सिर्फ इन दोनों की मौजूदगी इसको ऑटोमेटिकली बफर बनाता है। तो क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि बफर आपको इस तरह से परोसा रहे, हो सकता है कि आपसे सिर्फ इसकी बात की जाए कि NH4OH है और HCl है, इतना मिला दिया गया, pH बताइए, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा और लास्ट में चेक करना पड़ेगा कि लास्ट में दो लोग कौन से बचे हैं। अगर खाली ये बचता, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ये दोनों बचे हैं, तो बफर। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको, है ना, हाउ टू प्रिपेयर बफर भी समझा दिया। ठीक है, इसमें आपको दो बातें याद रखनी है, एक बात याद रखनी है बस, हेंडरसन इक्वेशन लगाते समय, मैं यही लिख दे रहा हूं, ये नोटवर्दी बात है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, नोटवर्दी बात इसका। ठीक है, हमारी थ्योरी तो इसकी खत्म हो गई, नोटवर्दी बात एक चीज बता दो कि कभी भी आप हेंडरसन इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, लॉग, है ना, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बाय एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, अगर आप लिखते भी हैं तो ध्यान इस बात का रहे, है ना, pH इक्वल टू pK प्लस लॉग, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट है बाई वॉल्यूम, ठीक है, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड है बाई वॉल्यूम। आपको मालूम है सॉल्ट और एसिड दोनों एक ही बीकर में मिक्स किए जाते हैं, यानी दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो मैं देख सकता हूं कि यहां जरूरी नहीं कि कॉन्सेंट्रेशन का ही रेशियो हो, आप देखिए यहां पे नंबर ऑफ मोल्स का भी रेशियो चलेगा। ठीक है, तो मैं यहां पर एक नोटवर्दी बात क्या लिखना चाहता हूं कि नोट इन हेंडरसन इक्वेशन वी कैन substitute mole instead of concentration also। concentration के बजाय, है ना, हम मोल को भी क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मोल को भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, कॉन्सेंट्रेशन के बजाय। क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम कट जाता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन की जगह आप मोल्स भी रख सकते हैं। तो इस टॉपिक में जहां तक थ्योरी का सवाल है, तो थ्योरी तो इसकी खत्म हो गई। ठीक है, अब सवालों की एक बहुत ही लंबी लिस्ट है ना, और पूरे सवाल एक साथ करने का मतलब है कि ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ 3 क्वेश्चंस करा रहा हूं, ठीक है, और इन 3 क्वेश्चंस को करने के बाद बाकी के आगे के क्वेश्चंस हम लोग लेक्चर नंबर 8 में करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कैलकुलेट द amount of NH4 whole twice SO4 in grams which must be added to 500 ml 0.2 m NH4OH to yield a solution of pH 9.3. Given pKb of NH4OH is 4.7। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। क्या इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये क्वेश्चन कहता है कि एक सॉल्ट है
NH4 होल ट्वाइस SO4, ठीक है। NH4 होल ट्वाइस SO4 एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट है तो पानी में अगर घुलेगा तो NH4 प्लस प्रोड्यूस करेगा और साथ में NH4OH मौजूद है, यानी बहुत ही क्लियरली ये एक बफर बनने जा रहा है और उस बफर का पीएच भी दिया गया है, ठीक है। और उल्टा पूछा गया है कि ये कितना लिया गया है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, इसी जो जो चीज पूछी वहीं से शुरुआत करिए, ठीक है। NH4OH है होल ट्वाइस SO4, इसका वेट पूछा गया है तो इसका वेट W मान लीजिए। तो अगर इसका वेट पता है तो है ना, इसको मॉलिक्यूलर वेट से अगर डिवाइड करेंगे तो इसके मोल्स आ जाएंगे। मोल्स कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 14 और इसके हो जाएंगे 4, 18, 18 दूनी 36, 36 प्लस सल्फर का 32 और 16 4 64, 64। तो ये आ जाएगा, ये दोनों तो जोड़कर 96 हो जाएंगे और 96 प्लस 36 66 12, यहां पे 2 10 13 132 आई गेस, ठीक है। 132 आ जाएगा। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसके, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ये डिसोसिएट करेगा NH4 प्लस और SO4 2 माइनस में, ठीक है, ऐसे टूट रहा है। तो शुरुआत में ये कितना है ना, W मान लीजिए इसका वेट, वेट ही पूछा है, अमाउंट ऑफ NH4 होल SO4 इन ग्राम्स, ठीक है। तो मैंने वेट इसका W मान लिया, वेट इन ग्राम, और डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट कर दिया तो मोल आ गया। अब ये शुरुआत में 0 होगा, ये 0 होगा। बहुत समय बाद ये एक भी नहीं बचेगा क्योंकि सॉल्ट एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, एक भी नहीं बचेगा। इसके एक मोल से इसका 2 मोल बन रहा है, तो इसके मोल से ये इसका 2 इंटू इतना मोल बनेगा, जितना मोल आपने लिया है, ये इस पूरे को मोल समझिए, है ना, W बाई 132 हो जाएगा। ऐसे ही इसके एक मोल से इसका 1 मोल बनेगा, तो अगर इसका W बाई 132 से ये W बाई 132 बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे NH4 प्लस का अमाउंट तो पता चल गया, ठीक है। NH4 प्लस का अमाउंट पता चल गया, मोल्स पता चल गया, ठीक है। और अगर मैं NH4OH के भी मोल्स निकाल लूं तो मैं हेंडरसन इक्वेशन लगा सकता हूं। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, एक बेसिक बफर का फॉर्मेशन है, NH4OH और NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मुझे चाहिए, है ना। मैं इसके वॉल्यूम को 0.5 लीटर मान सकता हूं, ठीक है। और मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करने से मोल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे 0.2 इंटू 0.5, तो 0.1 आ जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये 0.1 इसके, है ना, इसके मोल्स हो गए, मोलैरिटी हो गई, सॉरी नॉट मोलैरिटी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज मोल्स, तो मोल्स हो गए, है ना। मैं मोल्स इसलिए धड़ल्ले से लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैंने, है ना, समझाते वक्त कहा था कि इन हेंडरसन इक्वेशन, है ना, वी कैन सब्स्टिट्यूट मोल इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन के बजाय हम मोल भी रख सकते हैं। तो यहां तो इसका NH4 प्लस का मुझे मोल तो पता ही चल गया, इसके भी मोल निकाल लेते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, है ना। तो 0.2 इंटू 0.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, ठीक है। ये इसके मोल आ जाएंगे NH4OH के। NH4 प्लस के मोल्स कितने हो जाएंगे, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 166, ठीक है। ये W अपॉन 66 मोल्स हो गए, ठीक है। अब ये एक बफर है जिसका pH दिया हुआ है, pH कितना है, pH इज इक्वल टू 9.3 है, ठीक है। मेरे को इसके, है ना, वेट निकालना है, कोई बात नहीं, हम निकाल सकते हैं, लेकिन किसी भी बेसिक बफर के लिए हेंडरसन इक्वेशन ऐसा होता है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग, है ना, कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय, है ना, बेस, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। इसको बेस लिखेंगे तो pH कितना होगा, अगर pH 9.3 है तो pH कितना हो जाएगा, 14 माइनस pH, यानी 14 माइनस 9.3 यानी 5.7, ठीक है, 5.7 आ जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं, pH को 5.7 इज इक्वल टू PKB की वैल्यू 4.7 है, मैंने यहां रख दिया, प्लस लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन के बजाय मोल भी रख सकते हैं, सॉल्ट के मोल हो जाएंगे W अपॉन, ठीक है। ये मैंने यहां पे शायद कैलकुलेशन मिस्टेक किया, 14 माइनस 9.3 इज 4.7, ठीक है ना, 4.7 आ जाएगा।
ये चीज आ जाएगी 4.7। ठीक है, तो पीओएच आपका 4.7 है जो मैंने यहां से कैलकुलेट किया, पीकेबी की वैल्यू 4.7 है, और लॉग सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, W/66 बाय बेस के मोल्स कितने हैं 0.1। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है, जो कि बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आगे क्या कर सकते हैं, आगे हम ये कर सकते हैं कि ये इधर अगर चला जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, 0। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, क्या लिख सकता हूं, log W/66 by 0.1 is 0। ठीक है, और ये log बेस 10 है, तो 10 to the power of 0 is 1, यानी जरूर ये पूरी चीज 1 होगी तभी log 1 is 0। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं W66 divided by 0.1 is equals to 10 to the power of 0 upon 0.1 into 66 is 6.6 is 1, 10 to the power of 0 is 1, यानी W is ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 6.6 एंड W is equals to 6.6 ग्राम्स। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में बहुत लंबी लिस्ट है, 7-8 क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को बफर पे। ठीक है, तो चूंकि ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने सोचा इस लेक्चर में सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, और शेष क्वेश्चंस जो है हम लोग लेक्चर नंबर 8 में करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 7 का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जो अगला क्वेश्चन मैं है ना लिखने जा रहा हूं। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि ये क्या क्वेश्चन है, द pH of a bloodstream is maintained by proper balance of H2CO3 and NaHCO3, what volume of 5m NaHCO3 solution should be mixed with 10 ml of a sample 10 ml of a sample of solution which is 2.5 m of H2CO3 in order to maintain a pH equal to 7.4. pKa of H2CO3 is 6.7 and log 2 is 0.3. ठीक है, तो इतनी चीजें दी गई है, तो काफी बड़ा क्वेश्चन सा दिख रहा है ये, लेकिन मेरे को लगता है बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ज्यादा कठिन नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। आइए इसको एनालाइज भी करते हैं पहले कि क्वेश्चन ने कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन कहता है कि द पीएच ऑफ ब्लड स्ट्रीम इज मेंटेन्ड बाय अ बैलेंस ऑफ H2CO3 एंड NaHCO3। ध्यान रखिएगा कि ये एसिड है तो ये इसका कॉन्जुगेट है। ठीक है, यानी ये जो इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं यहां पे, ये H2CO3 और NaHCO3, देखिए Na तो स्ट्रॉन्ग बेस NaOH का कॉन्जुगेट है, किसी काम का नहीं है, किसी से रिएक्ट करने वाला नहीं है, तो बेसिकली इसका ही ये कॉन्जुगेट है ना, सॉल्ट है। ठीक है, तो जब भी कोई एसिड हो और उसका कॉन्जुगेट मौजूद हो तो वो मिलकर बफर का काम करते हैं। ठीक है, मैं Na लिख दे रहा हूं, Na लिखने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ, ये 5m है और इसका वॉल्यूम कितना लगेगा है ना, अगर कितना लगेगा ताकि उसको जब मिक्स किया जाए 10 ml सैंपल ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज, तो 10 ml
2.5 H2CO3 से मिक्स कर दिया जाए, कितना वॉल्यूम इसका 5m सॉल्यूशन, कितना वॉल्यूम लिया जाए ताकि इसके 10 ml 2.5 से मिलाने के बाद pH 7.4 हो जाए। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये मिलकर बफर बना रहे हैं, तो बफर के लिए है ना फॉर्मूला क्या होता है, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट के मोल्स बाय के मोल्स, या कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट बाय एसिड, सॉल्ट बाय एसिड लिख सकते हैं। क्या है pH कितना हो जाएगा, तो pH है कितना 7.4, pH इज इक्वल्स टू 7.4 इज इक्वल्स टू pKa। ठीक है, इस बफर का pH जो है 7.4 रख दिया, pKa कितना है, तो इस एसिड का pKa वो तो दिया हुआ है कितना है 6.7, तो यहां पे मैंने लिखा 6.7 प्लस लॉग, आप कॉन्सेंट्रेशन की जगह मोल्स और मिलीमोल्स भी रख सकते हैं, तो एक काम करते हैं मिलीमोल्स ही रखते हैं। मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml होता है तो मिलीमोल्स निकलता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स होता है तो मोल्स निकलता है, तो 2.5 इंटू 10 25 मिलीमोल एसिड का हो गया, 25 मिलीमोल रखा। अब इसको मिलीमोल रख रहे हो तो इसको भी मिलीमोल रखो, तो वॉल्यूम इन ml ले लीजिए कुछ भी, तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml यानी 5v जब आप करेंगे तो ये मिलीमोल्स आ जाएंगे। अब बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना मात्र रह गया है। ठीक है, क्या आ जाएगा 6.7 को इधर घटा दीजिए, ये आ जाएगा 0.7, 0.7 इज इक्वल्स टू लॉग, ये कैंसिल हो जाएगा v बाई 5, लॉग 7 को क्या लिख सकते हैं 0.6991 लॉग 5 होता है। ठीक है, और 0.6991 मतलब लॉग 5, तो मैं 0.7 को log 5 लिख सकता हूं, log 5 इज इक्वल्स टू log v बाई 5, यानी मैं कह सकता हूं 5 इज इक्वल्स टू v बाई 5, यानी v इज इक्वल्स टू कितना 25 ml। ठीक है, 25 ml आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। यहां पर जो वॉल्यूम मुझे इसका लेना होगा, किसका NaHCO3 का, वो सिर्फ 25 ml लेना होगा ताकि इन दोनों को मिलाने पर pH जो है वो 7.4 आ जाए। ठीक है, तो ये अपनी तरह का एक क्वेश्चन हो गया जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था। मैंने टोटल 3 क्वेश्चन कराने के लिए इस लेक्चर में कहा है। ठीक है, तो आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद वाला क्या क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है हाँ वो क्या कहता है, इसको समझा जाए। क्वेश्चन है 4 ग्राम ऑफ NaOH were dissolved in 1 liter of solution containing 1 mole of acetic acid and 1 mole of sodium acetate. Calculate the H plus of the resulting solution. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 4 ग्राम ऑफ NaOH, 4 ग्राम ऑफ NaOH were dissolved। ठीक है, 4 ग्राम ऑफ NaOH were dissolved in 1 liter of a solution in 1 liter of a solution containing 1 mole acetic acid, 1 mole acetic acid and 1 mole sodium acetate. Calculate H plus ion concentration of, ये स्क्वायर ब्रैकेट कॉन्सेंट्रेशन बताता है, ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है ना, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का आपको ना H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बताना। ठीक है ना, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मैं बताऊं इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले समझा जाए कि आपके पास पहले से एक सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोल एसिटिक एसिड है और 1 मोल सोडियम एसिटेट है, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास ऑलरेडी एक बफर है ना, एक एसिडिक बफर है ये, जिसमें 1 मोल एसिटिक एसिड है और 1 मोल सोडियम एसिटेट है। अब इसमें अगर मैं
4 ग्राम NaOH मिला दूं, NaOH कितना मिला है मैंने, 4 ग्राम, 4 ग्राम को मोल में कन्वर्ट कर लीजिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16 और हाइड्रोजन 1, ये 40 आ जाएगा। किसी भी वेट को उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करते हैं तो मोल आ जाएगा, ठीक है ना, 0.1 मोल हो जाएगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है इस बफर में अगर मैं ये NaOH मिला दूं तो रिजल्टेंट पीएच क्या होगा। अब देखिए थ्योरी में हम लोगों ने बफर एक्शन की बात की थी, तो ये वही क्वेश्चन है, ठीक है, कि एक आपके पास बफर है और अगर उसमें कुछ OH माइनस डाल देते हैं तो डेफिनेटली बफर एक्शन लेगा। बफर के एक्शन लेने के बाद पीएच कितना हो जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। ठीक है, इसको जैसे हम लोगों ने थ्योरी में फॉर्मूला डिराइव किया था उसी तर्ज पर यहां पर क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। क्या क्वेश्चन हो जाएगा समझो, ये OH माइनस बेस है तो ये पक्का इस एसिड से रिएक्ट करेगा, यानी यहां पर रिएक्शन ये होने वाला है CH3COOH प्लस NaOH चेंजेस इनटू CH3COONA प्लस H2O, ये रिएक्शन हो रहा है। शुरुआत में ये 1 मोल है, शुरुआत में ये 1 मोल है, शुरुआत में ये 0.1 मोल है और शुरुआत में सोडियम एसिड भी 1 मोल है। वाटर बहुत ज्यादा होता है इसलिए उसको है ना कंसिडर नहीं करते। बहुत समय बाद इसके 1 मोल से इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसका 0.1 इसके 0.1 से रिएक्ट कर जाएगा, तो 1 मोल में से अगर 0.1 रिएक्ट कर गया तो कितना बचेगा, ये 0.9 बचेगा, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 1 माइनस 0.1, ये तो 0 बचेगा और इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है तो 0.1 से इसका 0.1 मोल बनेगा, यानी 1 प्लस 0.1 डैश। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पूछा गया है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की जगह हम पहले pH निकाल लेते हैं और फिर उसका H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिराइव कर लेंगे। तो pH कैसे निकल आएगा इस बफर का, मैं साक्षात देख रहा हूं कि है ना यहाँ पे सिर्फ वीक एसिड बच गया है और उसका कॉन्जुगेट, यानी ये बफर का क्वेश्चन है और अगर ये बफर का क्वेश्चन है तो हेंडरसन इक्वेशन लग जाएगा, pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग है ना सॉल्ट बाई एसिड, ठीक है। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 1.1 है और एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.9 हो जाएगा, ये आ जाएगा। pKa कैसे आएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन में pKa दिया जाना चाहिए था एसिटिक एसिड का, है ना pKa नहीं दिया है, Ka दिया है। इस एसिटिक एसिड का Ka जो है 1.8 इंटू 10⁻⁻5 है, ठीक है, तो pKa भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं pH निकालते हैं, pH इज इक्वल्स टू pK हो जाएगा माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस लॉग 1.1 यानी 11/9, ठीक है। और इसको लिख सकता हूं pH इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू मैंने याद कर रखी है 4.74, ठीक है, प्लस लॉग 11/9, ठीक है। तो अब मुझे 11/9 की वैल्यू चाहिए, ठीक है, लॉग की, तो मैं pH निकाल पाऊंगा। तो इसकी वैल्यू मैंने पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है, pH की वैल्यू आ जाएगी 4.74 प्लस 0.08, ठीक है। ये लॉग 11/9 की वैल्यू आ जाएगी 0.087 आ जाएगी, ठीक है, या है ना। अब तो इसको फाइनली आप निकाल लेंगे तो 4.827 निकाल लीजिए, 4.82 pH आ जाएगा। और अगर pH इतना आ जाएगा तो H प्लस कितना हो जाएगा, ये निकालना उतना मुश्किल नहीं है क्योंकि आपको पता है। तो pH तो ये आ गया है ना, pH आ गया, अब हमारा काम लेकिन H प्लस पता लगाना है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे H प्लस पूछा गया है, ठीक है। तो H प्लस कैसे निकलेगा, आपको पता है pH मतलब क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 4.82 बेस 10, माइनस वहां कीजिए लॉग H प्लस बाई 10 इज माइनस 4.82, ठीक है। और ये एग्जाम में ये वैल्यू सिंपल आएगी, ठीक है। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 10⁻, है ना,
-4.82 10 to the power of -4.82। ठीक है, अब इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसको आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, तो h प्लस कितना आ जाएगा इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 10 टू दी पावर ऑफ -5 आ जाएगा। ठीक है, करेगा, इसको मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, 10 -4.82 इज इक्वल्स टू, है ना, हो जाएगा h प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा 1.51 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -5 आ जाएगा। ठीक है, इट इज करेक्ट। तक मेरे को याद है, मैंने ये वैल्यू इतनी ही निकाली है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर नंबर 7 में, है ना, बस इतना है। और ये बात आज अधूरी रह गई। ठीक है, आज मैंने आपको बताया कि व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ अ बफर, बफर कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, बफर का पीएच, बफर एक्शन से पहले कैसे निकलता है, बफर एक्शन के, है ना, बाद कैसे निकाला जाता है, क्या कैसे आप बफर प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें बताई थी मैंने, और उसमें 2-3 क्वेश्चन किए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और इस क्वेश्चन को करने की लिस्ट को जारी रखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगले लेक्चर में सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, बफर रेंज क्या होता है। ठीक है, हम ये जानेंगे कि बफर रेंज क्या होता है, ये भी जानेंगे हम कि बफर कैपेसिटी क्या होती है। ठीक है, और टाइट्रेशन कर्व्स के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम टाइट्रेशंस करते हैं तो, है ना, कैसा कर्व्स आते हैं, उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मुझे आशा है कि आज आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। आज के लिए बस इतना है। हैव अ नाइस डे।